नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सोनम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हमारे एनसीईआरटी क्लास 9th की पॉलिटी पॉलिटी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने जानबूझ करके कलर के फॉन्ट को चेंज किया है और साथ ही में सॉरी पेन के फॉन्ट को और पेन के कलर को भी चेंज किया है, क्योंकि हो सकता है आप डेली ब्लैक ब्लैक देखते देखते बोर हो गए होंगे। साथ ही हमारे एक और रनिंग सीरीज है अनलिमिटेड प्रेप एमसीक्यू का। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्लास 9th का ये आखिरी चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीवीआई है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सऊदी अरब में तो क्लास 9th के लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर में सबसे पहले एक केस स्टडी से शुरू होता है, तो जिसमें सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार के बारे में, उन्हें कैसे मिला, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया और उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, इसके बारे में बताया गया है। उसके साथ ही कोसोवा में जनजातीय नरसंहार के भी बारे में बताया गया है और साथ ही लोकतंत्र में अधिकार क्या है, संविधान में अधिकार के कितने अधिकार दिए गए हैं, इन सभी की चर्चा हम इस क्लासेस में करेंगे। तो हमने एक ब्रीफ आपको दे दिया कि हम इस क्लासेस में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही आपको हमने अपना एक कंटेंट भी दिखा दिया है कि आप देख सकते हैं कि हाँ, आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार। देश में एक वंश का शासन चलता था और राजा या शाह को सरकार चुनने और बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती थी। यानी कि सऊदी अरब में शाह का शासन होता था और सरकार को चुनने और बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती थी। विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करती थी। जजों की नियुक्ति भी शाह करते थे और वह उनके फैसले को भी पलट सकते थे। तो ये तो सेम टू सेम हमारा राजवंशीय शासन हो गया कि हमारे देश में भी पहले पहले राजा हुआ करते थे। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा हुआ करते थे और वो राजा ही विधायिका यानी कि कानून बनाने वाले लोगों का भी चुनाव करते थे और उनकी जो मर्जी होती थी तो वो अपने ही लोगों को उलटफेर करते रहते थे या फिर उनके परिवार के सदस्यों का ज्यादा प्रभुत्व होता था। ये तो हमारे देश में भी ऑलमोस्ट ऐसा होता था। कोसोवा में जनजातीय नरसंहार। कोसोवा पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बेनियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्व बहुत लोग बहुसंख्यक थे। यानी कि यहाँ पे जो संघर्ष हुआ, जनजातीय संघर्ष, वो अल्बेनियाई लोग और सर्ब लोगों के बीच में हुआ। उग्र उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ का चुनाव में जीत हासिल की और उनकी सरकार ने कोसोवा के अल्बेनियाई लोगों के प्रति बहुत कठोर व्यवहार किया। यानी कि फिर वहाँ के सर्ब लोगों ने आज आज भी हम देखते हैं कि हम किसी न किसी का, कि बहुत सारे लोगों का किसी एक पार्टी के प्रति इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कोसोवा में भी था। तो वहाँ के सर्व लोगों का झुकाव मोलसेविक के प्रति ज्यादा था और उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद अल्बेनियाई लोगों पर उन्होंने कठोर व्यवहार किया और उनकी इच्छा थी कि पूरे देश पर सर्व लोगों का ही पूर्ण नियंत्रण हो। और अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बेनियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाए या सर्वों की प्रभुत्व स्वीकार कर ले। अब आइए हम जानते हैं लोकतंत्र में अधिकार। अब इन सब अभी जैसा कि आपने देखा, एक सऊदी अरब में शाह का शासन, कोसोवा में जातीय नरसंहार हुआ। अब इन सब के बाद कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं हर जगह चलती रहती हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र का होना जरूरी है, यानी लोगों का तंत्र। वहां पे
चाहे वो किसी की जनसंख्या 10 लोगों की हो या 10,000 या 10 लाख, सभी का इक्वल प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि हाँ हम अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट कर सकते हैं। और इसी में अभी यहाँ से शुरू होगा लोकतंत्र में अधिकार। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले अधिकार क्या होते हैं। बहुत सारी चीजों को, जैसे छोटी छोटी चीजें, मुझे अधिकार या फिर क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, तो एनसीईआरटी में एज इट इज लिख दिया गया होता है लोकतंत्र में अधिकार। तो मुझे हर एक छोटा बड़ा डाटा को लेकर के चलना होगा और साथ में फैक्ट्स को मैं इसलिए भी लेकर के चलती हूँ क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इस क्लासेस को हो सकता है एक बेसिक लेवल का भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, एक स्टैंडर्ड लोगों के लिए भी है, और साथ ही कुछ ना कुछ अगर हमारे जैसे 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे अगर वो देखना चाहे इस क्लासेस को, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ, कुछ नहीं बल्कि ये बेहतर जानकारी का एक स्रोत हो। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोग, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। जैसा कि आज हम सभी कहते हैं कि मेरा मेरे परिवार पर अधिकार है, मेरी माँ पर अधिकार है, भाई पर अधिकार है। तो हमारा किसी व्यक्ति का अपने लोग, अपने समाज और अपने सरकार पे दावे हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दबाव है, उन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता भी मिली होती है। तो आइए हम जानते हैं लोकतंत्र में अधिकारों की फिर जरूरत क्यों पड़ी। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकार का होना भी जरूरी था, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं होगा तो फिर ये भी चीज आ जाएगा ना कि अगर मेरा गवर्नमेंट पे अधिकार नहीं है कि हम उनसे अपनी जरूरत के लिए कुछ आवाज नहीं उठा सकते हैं या हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर हम लोगों का चुनाव क्यों करेंगे। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर अपने प्रतिनिधि को चुने जाने का भी अधिकार होता है। और लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी होनी भी जरूरी होता है। नेक्स्ट है संविधान, भारतीय संविधान में अधिकार। तो ये तो कुछ लोकतांत्रिक अधिकार थे। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं संवैधानिक अधिकार, तो जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप इसको चाहे तो मेंस के आंसर राइटिंग में इसको डायग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं। विश्व के अधिकार से दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है और इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि जो वे अधिकार जो जीवन के लिए मौलिक रूप से और बुनियादी स्तर पे जरूरी होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। और अध्याय 3 में हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इससे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ा था। फिर अध्याय 4 में हमने सरकार के कामकाज, कैसे एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का गठन होता है, कैसे वो काम करती है। और यह बात सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। संविधान में 6 अधिकार प्रदान है, जैसा कि ऊपर में हमने देख ही लिया है। तो उसमें सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। समानता, इसका मतलब ये है कि कानून सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति, धन, लिंग, जाति, धर्म या कोई अन्य विशेषताएं कुछ भी हो। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कानून सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 में है। वहीं कानून से संरक्षण के मामले में
कानूनी मतलब है कि कानूनी व्यक्ति उसके अधिकार और संपत्ति की, यानी कि कानून व्यक्ति उसके अधिकार और संपत्ति की सुरक्षा करता है। कल 14 में कानून के समान समानता और कानून के समक्ष कानून से संरक्षण के मामले में दोनों का वर्णन है। नीचे इसका दिया हुआ भी है कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे जो कुछ भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र का बुनियाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति राष्ट्रपति को कुछ विशेष मामले में संरक्षण प्राप्त है, लेकिन वहीं पे किसी भी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। हमारे बहुत सारे राजनेताओं को भी दंड मिलता रहता है। हमारे अधिकारी भी अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। साथ ही हमारे अभिनेता भी इससे वंचित नहीं रह पाते अगर वे कुछ करते हैं तो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना, यानी व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामले में किसी किस्म का दखल ना होना, न सरकार का और न व्यक्ति का। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ, हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसा करो, वैसा करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और इन सभी का वर्णन हमारे मूल संविधान में भी किया गया है। देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता। लेकिन हाँ, काम करने, धंधा करने और पेशा करने, और लेकिन थोड़ा थोड़ा सब पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी, यानी बोलने, लिखने और कला के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करना भी शामिल है। स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श करने, संवाद करके करके ही हमारे विचार और अभिव्यक्ति का विकास भी होता है। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का भी अधिकार है। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। अगर ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो शायद हम बिना सोचे समझे किसी पे भी बयानबाजी कर देते हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट हो तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी गई होती तो हम करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, या फिर कुछ भी अगर गलत हो रहा है, चाहे वो सरकार शासन में हो या प्रशासन में भी हो, अगर हमारे पास ये आजादी नहीं होती तो हम बोल भी नहीं पाते। हम देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने उस शहर को देखा भी ना हो या यहाँ उसका कोई संपर्क का ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की भी जानकारी देनी होगी। गिरफ्तार और हिरासत में लिए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत भी होना होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में भी कहीं भी आने जाने बसने की स्वतंत्रता,
इसका तो हमने ऊपर भी जिक्र कर ही लिया था। और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी, यानी देश के नागरिकों को, इन सभी का भी हमने देख ही लिया था। इसके बाद संविधान कहता है कि किसी भी नागरिक को जीने का और उसके अधिकारों की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और यह है अपराध से दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसका वर्णन आर्टिकल 20 में किया गया है। आर्टिकल 20 में ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने तक का भी अधिकार है। तो इसमें सभी सभी को, जैसा कि कहा गया है कि अधिकार दिया जाता है, तो चाहे वह अपराधी हो या सामान्य नागरिक, सभी को हमारे देश में समान अधिकार दिया गया है। जैसा कि आपने देखा भी होगा 2021 के आतंकवादी हमले में कसाब को भी उसके उसके पक्ष में एक वकील मुहैया करवाया गया था। नेक्स्ट है शोषण के खिलाफ संरक्षण। स्वतंत्रता और बराबरी के अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। संविधान में खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया गया है और उन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। पहला संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन या बालाश्रम का निषेध करता है। हाँ, जबरन बेगार का निषेध करता है। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है, यानी कि यदि किसी कारखाने, खदान, रेलवे जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार शामिल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा संविधान के मूल भावना में धर्मनिरपेक्षता है, तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी होना जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह शासन है जहां किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं दी जाती है, यानी कि बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं ना, यूएई को इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट कहा जाता है, वैसे हमारे देश को और हम अपने पड़ोसी देश नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में भी संबोधित किया जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है। यानी कि जिस तरह से जब दशहरा आता है या दुर्गा पूजा आता है, तो हिंदू लोग अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से मुहर्रम में हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी उनका तजिया निकालने की आजादी होती है। वहीं अभी रिसेंट में 25 दिसंबर आ रहा है, तो क्रिश्चियन लोग भी अपना त्योहार मना सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने, रख रखाव करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। सरकारी संस्थाओं में किसी भी किस्म के धार्मिक निर्देश नहीं होने चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्था का संचालन किसी निजी संस्थान करती है, तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को पालन करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नागरिकों को विशिष्ट भाषा और संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, भाषा के आधार पर दाखिल लेने से रोका नहीं जा सकता है। जैसे अगर कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट हो
या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे इस इस बात को लेकर के नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये फलाने धर्म का है तो हम इसका दाखिला नहीं करवाएंगे। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का भी अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी भी संस्था का एक खास भाषा को बोलने वाले को बहुमत होगा और अलग भाषा बोलने वाले को अल्पसंख्यक होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले का बहुमत, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। वहीं पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। अगर मौलिक अधिकार का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हमें हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, तो अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम 2 ही जगह, या तो उसके उसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हम लोअर कोर्ट में या जिला कोर्ट में उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी प्राधिकारी की गतिविधियां और फैसले के ऊपर है। यानी कि मौलिक अधिकार को विधायिका, कार्यपालिका और सरकार या किसी भी अधिकारी द्वारा अधिकारी अधिकारी और उनकी गतिविधियों से ऊपर है। अगर मौलिक अधिकार का मामला हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। यानी कि जो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, वह ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकार का हनन हो या उसमें कमी कमी हो तो यह फैसला या काम, यानी कि अगर कोई भी कानून आता है, कानून या विधि आता है, तो अगर वो हमारे मौलिक अधिकार को कम करती है तो वह कानून उसी समय अवैध माने जाएंगे। अगर वे हमारे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो हम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को, उनकी नीतियों और फैसले को या तो राष्ट्रीयकृत बैंक, बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को भी चुनौती दे सकते हैं। अगर ऐसा ऐसा कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाती है, या कोई भी राष्ट्रीय बैंक या बिजली बोर्ड या कोई भी संस्थाएं इस तरह का कोई कानून बनाती है, तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। वे भी व्यक्ति या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकते हैं। मौलिक अधिकार के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर कोई भी अदालत नहीं जा सकता है। जैसा कि कोविड लॉकडाउन में हम हमारे संविधान में भी कहा गया है कि आप कहीं भी निर्बाध और निर्बाध जा आ सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन उस समय हमारा सार्वजनिक और सामाजिक हित ये था कि हमें बीमारियों से बचाना था। तो वो लॉकडाउन के टाइम में या सरकार का भी कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है। जैसे कभी 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 कहीं कहीं पे बात बिगड़ जाती है तो इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है, या फिर वहां पे कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते हैं। अगर अगर दिख रहा है कि हिंसा ज्यादा बढ़ रही है, तो हम कर्फ्यू जैसे हालात में इस तरह के मामले में हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसे मामले में सिर्फ हम जनहित याचिका ही दायर कर सकते हैं, जिसे पीआईएल भी कहा जाता है, और इसके जनक है पीएन भगवती। हम पीआईएल से बस हम कोर्ट में जाकर के पूछ सकते हैं कि ये क्यों किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार। यानी अब हमें अधिकार दे दिया गया है
तो उसकी रक्षा के लिए एक आयोग का भी होना जरूरी है कि अगर कुछ होता है तो वो आयोग हमारे लिए काम करेगी। और यह 1993 कानून द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिक को ही नियुक्त किया जाता है। इस पर अदालती मामले में फैसला देने का दायित्व या बोझ नहीं होता, तो वह पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर भी सारा ध्यान दे सकते हैं। यानी कि मानवाधिकार आयोग को अगर कहीं पे भी मानव के अधिकारों के हनन की सूचना मिलती है तो उन पर उन उनके अधिकार को दिलाना उनका काम होता है। इसमें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर सरकार ने दस्तखत किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और हम संविधान पढ़ते भी हैं और उन्हें कोशिश भी करते हैं कि कहीं ना कहीं हम सारे लॉ को फॉलो करें। लेकिन जब बात आती है व्यक्ति के हित की तो ये सारी संस्थाएं से इन्फ्लुएंस होकर के काम करती है और बहुत बहुत सारे जहाँ पे उनके राजनीतिक मुद्दे को या जहाँ पे उनके राजनीतिक मुद्दा ज्यादा होता है या उनके पक्ष में कुछ ऐसी चीजें होती हैं वहां पे वो ज्यादा एक्टिव होती हैं। अदर मामले में वो कम ही एक्टिव दिखाई देती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह अदालत की जिम्मेदारी है। यानी कि इसके पास सजा देने का अधिकार नहीं है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यानी कि अगर कहीं पे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो आयोग का काम है उनका जांच करना, न उनका जांच करना, सिर्फ उनका जांच करना और दस्तावेज को प्रस्तुत करना। यह उन मामलों को भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का भी काम करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देती है या पीड़ित की ओर से अदालत में भी देती है और अपने जांच करने के सिलसिले में उसके पास व्यापक अधिकार भी होते हैं। किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकती है, किसी अधिकारी से पूछताछ कर सकती है, किसी सरकारी दस्तावेज का मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी टीम भेज सकता है। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले। इसमें से कुछ इस प्रकार है जैसे निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों को और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोल करके पढ़ा नहीं जा सकता। यह है निजता का अधिकार। पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों को स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के प्रति अनुकूल हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक और सामाजिक संस्कृति का अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यताएं दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में सीधे नहीं जुड़े हैं। इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी रूप नहीं लिया है। जिसमें है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका उपार्जन करने का अवसर दिया गया है। काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूर और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन लायक उचित मजदूरी का अधिकार। अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने न्यूनतम वेतन अधिनियम भी लाया है। समुचित जीवन स्तर जीने के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार।
और सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। जैसे में इंदिरा आवास दे रही है, और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए कुछ कुछ सब्सिडी भी दे रही है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, तो जिसमें अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना इत्यादि। स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास देख ख्याल और महामारियों से रोकथाम। तो बीमारी के समय खास इलाज के लिए हमारा करंट स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, और साथ ही महिलाओं के प्रजनन काल में खास देखभाल के लिए जननी सुरक्षा योजना, और बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है। शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में प्राथमिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे ये क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारे ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि हाँ तो कृपया कर हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज विजिट अगेन। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते